अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 18 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 3 का। भाई मुझे लिस्ट ला दें, अभी ये पेपर क्लास के बाद कर दें, ठीक है? या कल भी दे सकते हैं, चलो लेक्चर के बाद दे दीजिएगा। एंड पे मैं कोशिश करता हूँ 5-7 मिनट बच जाएँ आज। अच्छा जी, सेकंड लास्ट वर्किंग डे रह गया जी ईद की छुट्टियों से पहले। ABC कॉस्टिंग उम्मीद तो बड़ी है कि आज काफ़ी हद तक आपको ज़्यादा हद तक क्लियर हो जाएगा। कल के दिन में मैं मैक्सिमम जो है वो हाफ लेक्चर ABC का कुछ सवाल करा सकूँगा। यानी अगर ऑनेस्टली बात करें तो कल का दिन जो है वो नहीं, उससे हट के बात कर रहा हूँ, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन शुरू कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि अब कल मोस्टली बच्चे, आज भी मेरे ख्याल 60% तक अटेंडेंस हो गई है, तो मैं कल का दिन उसको होल्ड कर लूँगा। और कल मैं ABC के साथ, मैं ना पहले बता दूँ ना, कल बच्चे आ गए ना फिर कहेंगे जी आपने तो कहा था मार्जिनल एब्जॉर्प्शन शुरू नहीं किया। नहीं करूँगा, बल्कि मैं टेस्ट जो 2 हुए उनको डिस्कस करूँगा, ख़ास तौर पे जो लास्ट टेस्ट हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है? और ABC के ऊपर अगर कोई गुंजाइश बाकी हुई तो वो कर लूँगा पूरी। फिर जो ईद के बाद वाला संडे है, फिर ज़ाहिर है उस पर अब और कुछ भी नहीं बचेगा, तो मुझे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करना ही पड़ेगा। बहरहाल ये प्लान है, हो सकता है ABC ही कल का लेक्चर ले जाए सारा, ना ख़त्म हो सके, ठीक है? अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर टेस्ट की डिस्कशन से शुरू करेंगे। टेस्ट 1 के अंदर भी आपको एक क्वेश्चन में मसला था, हो सकता है टेस्ट 1 डिस्कस हो जाए, टेस्ट 2 रह जाए, तो वो फिर छुट्टी के बाद आधा दिन टेस्ट 2 पे लग जाए। तो बहरहाल ये कुछ मोटा मोटा प्लान है मेरा दोनों संडेज़ का, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। दोनों संडेज़ का लेक्चर मैं बहरहाल अवेलेबल कर दूँगा, ठीक है जी? अच्छा जी, लेकिन आप लोग कोशिश करके सैटरडे को आ जाइएगा, क्योंकि अगर संडे को, हाँ, क्योंकि वापस आ जाइएगा, क्योंकि संडे को अगर बात शुरू हो जाती है तो बहरहाल वो बात दोबारा भी कर दी जाए ना, तो बच्चे के जहन में यही रहता है कि नहीं, जो कल हुई ना बात, शायद वो जो है वो, तो बहरहाल मैं अवेलेबल भी कर दूंगा। ये सारी बातें मैंने ईमानदारी से आपको बता दी हैं, लेकिन अब आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इसके अंदर मुझे, कि हमारा नुकसान ज़्यादा ना हो। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बाद एक टारगेट कॉस्टिंग है। मेरा ख्याल है रिजल्ट से पहले कब वापसी है, कि डेट क्या बन रही है? नहीं 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 नहीं, रिजल्ट की तो 29 है, 13 14 को शुरू करेंगे दोबारा। मेरे ख्याल से तो ये 2 होने के बाद कोई तीसरा टॉपिक भी रिजल्ट से पहले शुरू हो सकता है। बहरहाल ठीक है जी, शुरू करते हैं जी काम अपना। हमने कल बात शुरू की थी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की डायरेक्ट कॉस्ट से तो हमें कोई ख़ास अभी तक मसला हुआ नहीं है, ठीक है? मटेरियल जो है उसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बहरहाल ये हमारे टॉपिक्स हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन IS2 जो है उसके अंदर मटेरियल की वैल्यू की बात हो रही होती है। फिर लेबर कॉस्टिंग भी एक चैप्टर अपना अलग से मौजूद है, उसको भी हमने अभी तक नहीं छेड़ा। बात शुरू ही कहाँ से की है? ओवरहेड से, ठीक है? कि मटीरियल और लेबर ये स्पेसिफिक डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर भी होते हैं। जब हम जाएंगे ना लेबर के चैप्टर के अंदर, खास तौर पर, जैसे मैं आपको अक्सर छेड़ते हुए कहता हूँ कि जी सिर्फ बेसिक वेजेस जो हैं वो डायरेक्ट लेबर है, बाकी उन इन डायरेक्ट वर्कर्स को भी, डायरेक्ट लेबर को भी अगर कोई आपने ओवर टाइम दिया है, कोई बोनस दिया है, तो वो क्या हो जाता है, तो वो वहाँ पे जाके सीखेंगे बहरहाल, ठीक है ना? तो बहरहाल मसला क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जो डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो तो स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है? उनको तो एलोकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो तो एक यूनिट पर 100 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, 2 पर 200 का, 3 पर 300 का, पहले से ही पता है, ठीक है? तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट होती है, इसलिए मसला नहीं होता। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती हैं, ये कॉमन एक्सपेंसेस हैं, इनकी एलोकेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। और वही मसला, स्टार्ट ऑफ द पीरियड पता होगा तो ड्यूरिंग द पीरियड हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमिन करके उसको बनाएंगे और बेचेंगे भी सही, ठीक है? और एंड में फिर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन वो हम कर ही लिया करते हैं, ठीक है? तो ये जो एलोकेशन ऑफ प्रोडक्ट, एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस टू प्रोडक्ट कॉस्ट है, इसके अंदर 2 सिस्टम्स हैं, एक ट्रेडिशनल, दूसरा ABC। ये इस तरह से असल में तो, ठीक है ना? बहरहाल हमने इसको इस तरह से 3 तोड़कर ही पढ़ लिया कि 3 तरह के सिस्टम हैं एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्ब करवाने के, ओवरहेड्स को, कॉमन कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करने के लिए 3 में जो है वो सिस्टम्स यूज होते हैं। सिंगल रेट सिस्टम, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम और एक्टिविटी बेस्ड रेट सिस्टम, ठीक है जी? तो सिंगल रेट सिस्टम में हम क्या करते थे? सिंगल रेट सिस्टम में हम FH एक्सपेंसेस पकड़ते थे, एक बेस कोई डिसाइड करते थे और एक रेट निकलता था, ठीक है? वो रेट फिर जितनी प्रोडक्ट्स होती थी उनके अंदर उसी रेट के हिसाब से हम FH को एब्जॉर्ब करवा देते थे। फिर तो हम थोड़े बड़े हो गए, हमने कहा नहीं जी, डिपार्टमेंटल रेट निकालते हैं, डिपार्टमेंट वाइज रेट निकालते हैं, ठीक है? तो इसमें हमने क्या किया था,
हमने एफओएच एक्सपेंसेस को पकड़ा था, ठीक है, और उनको सारे एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट्स में बांट लिया था। अब ये मैंने बाकी पूरी बात नहीं की, आपको पता है प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3, SD1, SD2 भी आते थे, लेकिन अल्टीमेटली SD1, SD2 भी कहाँ वापस आ जाते थे? प्रोडक्शन में, और फिर प्रोडक्शन का ही रेट निकलता था, यानी एसडी से कोई रेट नहीं निकलता था। इसलिए मैंने यहाँ पर वो एसडी नहीं लिखे, पता है ना आपको, तो काफ़ी प्रैक्टिस की। सबसे ज़्यादा सवाल ही इसी के आए हुए हैं आईकेएफ के, इतने दिनों से हम जो कर रहे थे, ठीक है। तो बहरहाल डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में क्या किया था, एफओएच एक्सपेंसेस को बांटा था डिपार्टमेंट्स में, फिर हर डिपार्टमेंट की अपनी कोई बेस डिसाइड की थी और डिपार्टमेंटल रेट निकला था। वो डिपार्टमेंटल रेट फिर पकड़ के हमने प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करवाया था। एक प्रोडक्ट है तो एक को एब्जॉर्ब करवा दिया था, 2 को था तो 2 को करवा दिया था, ठीक है। फिर हमने कल बात शुरू की एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जनाब एफओएच एक्सपेंसेस को हमने डिपार्टमेंट्स में नहीं बांटा था, बल्कि एक्टिविटीज़ पूल्स बनाए हमने अपने सारे बिजनेस के कुछ पूल्स बना लिए, एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया कि कौन सी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं हमारे बिजनेस में जो चल रही हैं, ठीक है। तो उनको हमने पूल्स बनाया। इनके ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, कॉस्ट पूल्स। ये क्या थे जी? और ये जो ऊपर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ये क्या हैं? कॉस्ट ड्राइवर्स, ऐसा ही है। तो हमने कॉस्ट पूल्स आइडेंटिफाई किए और सारे एफओएच को यानी उन एक्टिविटीज़ के अंदर एक्टिविटी वाइज कर दिया ना हमने। ये इधर ही लिखिए यार, कॉस्ट ड्राइवर्स, ठीक है। इसको मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि ये एक्टिविटीज़ हैं। ये क्या है जी? एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ चल रही थी, अब ज़रा इजी हो जाएगा समझना, ठीक है ना। ये एक्टिविटीज़ डिफरेंट चल रही होती हैं, इंस्पेक्शन है, मेंटेनेंस है, सेटअप है, ठीक है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, ये मटेरियल हैंडलिंग है, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ठीक है। उनको हम क्या कह देते हैं? कॉस्ट पूल्स। अब जो उन एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो हम उन कॉस्ट पूल्स में यानी कि उन एक्टिविटीज़ को चार्ज कर देते हैं। अब वो हम बैग बना के रख लेते हैं हर खर्चे का। फिर हम अगली बात देखते हैं कि टोटल उस एक्टिविटी की का वॉल्यूम कितना था, कि इंस्पेक्शन कॉस्ट है तो कितनी इंस्पेक्शंस पूरे पीरियड में हुई। वो इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन भी हो सकती हैं, वो आवर्स में भी हो सकता है, वो तो डाटा जैसे होगा वैसे चल लेंगे। यानी कि आपने फिर वो ड्राइवर आइडेंटिफाई करना है जो इन एक्टिविटीज़ को, इन कॉस्ट पूल्स को ड्राइव कर रहा है, जिसकी वजह से ये कॉस्ट जनरेट हो रही होती है, ठीक है। तो आपने कॉस्ट पूल को डिवाइड कर देना है कॉस्ट ड्राइवर से। आपके पास क्या आ जाएगा? ओवरहेड रेट, एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा पर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है ना, सही है। अब यहाँ से आके आपने इसको प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करवा देना, ठीक है। तो इसके लिए अब मैंने कहा था कि हमने अगेन अपना फॉर्मेट एक पक्का रख लेना, ठीक है। तो अगर हमने ABC कॉस्टिंग से एफओएच रेट निकालना है तो आईकेएफ की तो आप मैं वैसे ही आपको ज़रा एक मैं फटाफट दिखा दूँ ना एक कोई सोल्यूशन जिससे आपको तसल्ली हो। जो मैं कह रहा था थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा आपको। कहाँ गया? ये रहा। ये सवाल है जी मुस्तजाब लिमिटेड, आपकी नोट्स में है, ऐसा ही है। ये क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट आ गई, अब ये सोल्यूशन शुरू हो रहा है। इस सोल्यूशन में आप देखें तो उन्होंने ये खर्चे पकड़े ABCD। ये कैसे हुआ है जी? मैंने कहा जी ये एक्टिविटी थी, ये कॉस्ट पूल था, ये कॉस्ट ड्राइवर था, ये रेट पर कॉस्ट ड्राइवर निकला, ठीक है ना। यानी उन्होंने काम वही किया है लेकिन ये नीचे जाकर कर लिया और ये इसको वर्किंग 1 कहकर, चल जाना यार, चल जाना भाई मेरे, ये इसको वर्किंग 1 कह के यहाँ पे वो रेट निकाला जो मैंने ऊपर नहीं ब्रैकेट में। हमने क्या ये वाला रेट कहाँ निकाला हुआ है? ये ₹7 पर मशीन आर, ₹7800 पर प्रोडक्शन रन, ₹6500 पर प्रोडक्शन रन, ये ₹9 पर मेंटेनेंस आर, ₹2, हम इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी के अंदर ही हमने वो उन्होंने एक्सपेंस वहाँ पे लिख दिया, हमने वही कॉस्ट पूल लिखा, यहीं पे कॉस्ट ड्राइवर लिखा, एक्टिविटी वाइज एफओएच रेट निकाला और आगे। अगर आपसे ये नहीं काबू आता, आप कहते हैं जी ये लेंथी हो गया है तो फॉर्मेट ऐसे हो गया वैसे हो गया, मैंने कहा वो टेबल की तरह से ही रहे जैसे पहले टेबल था। तो इस तरह से करेंगे तो ये बिल्कुल पिछले जैसा ही थोड़ा थोड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। ABCD डायरेक्ट प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं, लेकिन ये जिस रेट के ऊपर ये एलोकेट हुए हैं, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट कैसे एलोकेट हुई जी? वर्किंग 1 में जाएँ, वर्किंग 1 में आएंगे तो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट का कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर और ये रेट गिवन है, ठीक है ना। तो सारा काम हुआ उसी तरह से हुआ है, बस ये जो
दरमियान जो ये वर्किंग वन है ये हम दरमियान में ही टेबल कर लेते हैं। ओके सही है, कोई मसला तो नहीं है। अगर सोल्यूशन देखो कल को ओवरहेड्स का ऑडिट किया था किसी ने जाके? कोई नहीं, किसी को भी तौफीक नहीं हुई। फिर मुझे बताया नहीं, लिख के देना है मुझे जो भी चीज़ें रहती हैं। अच्छा जी, अब ये जो बेसिस थी इसकी कुछ 2-3 एग्जांपल मैंने दी थी, बाकी तो सवालों में देखेंगे जाकर कैसी आती है। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे कहा था कि अगर आपको इंस्पेक्शन यूनिट्स या इंस्पेक्शन आवर्स निकालने पड़ जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, तो डाटा के हिसाब से होगा। ज़रा थोड़ी सी एग्जांपल दे दी थी, ठीक है, एक सादा सी एग्जांपल थी। कोई मसला इसमें आया? फ़र्क समझाना था बेसिकली तो इसमें कि इंस्पेक्शन यूनिट्स और इंस्पेक्टेड आवर्स में फ़र्क हो सकता है, ठीक है। आपके ए और सी के इंस्पेक्टेड यूनिट्स तो सेम है, लेकिन आवर्स ए में 50 लगे और सी में 75, तो ज़रूरी तो नहीं है कि यूनिट्स जितने इंस्पेक्ट हों आवर्स भी उतनी लगे हर प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, ठीक है। अब अगर ये आवर्स होंगे तो पहले हम आवर्स को यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो फिर यूनिट्स की तरफ चले जाएंगे, और नहीं तो फिर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से भी वो करा सकते हैं, ठीक है, डाटा के हिसाब से चलेंगे। ऐसे ही मैंने आपको सेटअप कॉस्ट की एग्जांपल दे दी, सेटअप कॉस्ट नहीं, सेटअप कॉस्ट जी, टोटल सेटअप कॉस्ट दे दी थी उन्होंने, और साथ ही उन्होंने बता दिया था प्रोडक्शन ए और बी की इतनी हुई, बैच साइज हम ये रखते हैं, नंबर ऑफ बैचेस निकालें और टोटल किया उनको। अब ये क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉस्ट पूल क्या है, कॉस्ट पूल क्या है इसमें, इस एग्जांपल में कॉस्ट पूल क्या है, इस एग्जांपल में कॉस्ट पूल क्या है, नजर नहीं आ रहा, खुद बोल दो, सोच के बोल दो। इंस्पेक्शन कॉस्ट कॉस्ट पूल है, और कॉस्ट ड्राइवर इंस्पेक्टेड यूनिट्स भी हो सकता है, इंस्पेक्टेड आवर्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस भी हो सकता है, डाटा में देखेंगे सवाल में जो मिल जाए, ठीक है। तो सबसे बेहतर तो आवर्स ही है, ओके। अच्छा, अब इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट, कॉस्ट पूल की टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर करेंगे, जो बिजनेस में हमने टोटल जो है वो इंस्पेक्शन आवर्स की, टोटल जो हमारा ड्राइवर होगा, तो उससे हमारे पास वो कॉस्ट पर ड्राइवर आ जाएगी, यानी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इंस्पेक्शन की एक्टिविटी का निकल आएगा। कॉस्ट पूल क्या है, थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कॉस्ट पूल क्या है, सेटअप कॉस्ट। तो पूरे बिजनेस की सेटअप के ऊपर जितनी कॉस्ट लगी, टोटल सेटअप कॉस्ट पकड़ेंगे, और फिर पूरे बिजनेस में जितने सेटअप्स हुए, ये हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइवर। तो टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी पर ड्राइवर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट पर सेटअप आ जाएगी। तो एक्टिविटी वाइज अब ये सेटअप कॉस्ट जो एक एक्टिविटी थी हमारी, ठीक है, इसका OAR निकल आएगा यहां से, ठीक है, सही है जी स्टूडेंट। जी हाँ, नहीं सबके ही निकाला जाता है, ठीक है, सब अलग अलग हो जाती हैं, सब अलग अलग कर दी जाती है, मसला नहीं तो वो उसी में रख लेंगे ना। मतलब ये प्रैक्टिकली आप कहाँ तक जाते हैं आपकी मर्जी। कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ स्टैंडर्ड थोड़ा ही है, ये तो आप कि सेठ साहब जैसे आप कहेंगे, आपने सेठ साहब के लिए वो अकाउंटिंग करनी है, मैनेजमेंट की अकाउंटिंग है, ठीक है, तो वो कहते हैं नहीं भाई ये वाला अलग करो, ये वाला अलग करो, जरा करो तो है, करो, फिर कोई मसला नहीं, बैठ के आइडेंटिफाई करो, कॉस्ट अलग करो, आपका काम है, मुलाजिम आप, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, हाँ ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसलिए तो इसके अंदर फॉर्मेट्स नहीं है, स्टैंडर्ड्स नहीं है कोई, तो ये मैनेजमेंट की मर्जी से चलती है। बस हमने कोशिश की थोड़ा फॉर्मेट बन जाए, वरना तो इसीलिए यहाँ पे मसला ही होता है, फॉर्मेट ही कोई नहीं होता, कोई किस तरह कर रहा है। इनकम स्टेटमेंट का तो फॉर्मेट IAS ने बता दिया, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के सवाल के अंदर कौन सा फॉर्मेट के स्टैंडर्ड ने बताया हुआ, नहीं बताया हुआ, वो हम बना लेते हैं वैसे ही, बस कि यार चलो ये सवाल आएगा तो ऐसे ही किया करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने किया होगा, क्विकली ज़रा कर लें इसको, अब उसके बाद फिर देखते हैं 2, 3 में से कोई एक और करवा दूंगा। बाकी तो आपको मैंने रास्ता भी दिखाया है, सोल्यूशन कहाँ पड़ा है, दे भी दूंगा सोल्यूशन, ऐसी बात नहीं, ठीक है, मिल गया देखें। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स C and D फॉर विच फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर गिवन है 1000 और 4000। टोटल आपकी सहूलत के लिए मैंने इलस्ट्रेशन में डाल दिया था, पर्चे में नहीं डाल रहा हूँ ताकि टोटल आप करें, ठीक है, डाल भी देता है कभी कभी। लेबर आवर्स पर यूनिट या इन टोटल, ये मैंने इसलिए इस तरह से लिखा है कि लेबर आवर्स पर यूनिट हैं C और D के। अच्छा अजीब सी बात है, लेबर आवर्स पर यूनिट C के 8 हैं, D के 10 हैं, तो ये टोटल 18 होने चाहिए थे। चेक किया था, यानी 8 आवर्स लगे और C के 1000 यूनिट्स बने, 10 आवर्स लगे और D के 4000 यूनिट्स बने, तो ये बन गए 18000
और ये बन गए 40,000, तो 18 और 40 48,000। ओ सॉरी, समझ आ गई ना आपको, चलो अच्छी बात। अच्छा जी, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स रिक्वायर्ड 13, 15, टोटल 28। नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस ड्यूरिंग प्रोडक्शन 5, 3 और 8। यार वो कल मैंने जाते हुए जो मैंने बात कर ली थी, उसके बाद मेरा ख्याल में ये तो मसले ही को नहीं रहा होना। नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस गिवन है, चलो टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट है और अदर ओवरहेड कॉस्ट है। अच्छा अब जी, कॉस्ट तो है ये 3, ऊपर तो सारे यानी कॉस्ट पूल्स ये 3 है, ऊपर कॉस्ट ड्राइवर्स है। ओके, वो कहते हैं जी अदर ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन बेसिस ऑफ लेबर आर। अगर ये ना भी हो ना, तो जब फंस जाए तो लेबर आवर्स ही बहरहाल आप ले लिया करें सवाल के अंदर। मैं ये बता रहा हूँ, देखो ना, जैसे टोटल प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट के लिए आपकी क्या, आपका ड्राइवर कौन सा होगा इस कॉस्ट? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स या प्रोडक्शन सेटअप्स। टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, ठीक है जी। और उसके बाद क्या रह गया? अब अदर ओवरहेड्स के लिए और तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखो ना, अदर ओवरहेड्स हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स मुनासिब नहीं है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन भी नहीं मुनासिब। ले दे के ऊपर क्या रहता है? बजटेड प्रोडक्शन और लेबर आवर्स पर यूनिट या इन टोटल, तो लेबर आवर्स को बेस बनाएंगे। अगर कभी सवाल में प्रैक्टिकली ये लाइन ना भी लिखी हो और ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो फिर आपने क्या करना है? बेस क्या बना लेनी है? लेबर आवर्स की बेस पे उसको बांटना है। ठीक है, सही है, चल। अच्छा जी, यूजिंग, अच्छा अब रिक्वायरमेंट है वो असल में जो है ना अलग करती है। अगर रिक्वायरमेंट में वो ये ना कहता यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो मेरे ख्याल में तो आप जो है वो दूसरी तरह से भी शायद निकाल जाते हैं जी, बताएगा आपको। ठीक है, तो यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, व्हाट इज द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। शुरू करें जी काम। 3 कॉस्ट हैं, उसके बाद प्रोडक्ट सी और डी है, तो टोटल एफओएच एक्सपेंस निकालेंगे। ये वाले यूज़ करने मैंने जज़ाक, ये नहीं करने जी। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1 है, क्वेश्चन 1 इलस्ट्रेशन है जी हमारी। पेज नंबर नोट्स का हमने क्या करना है जी? एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनानी है। थोड़ा नाम बदला था ऐसे ही, बस मैंने कहा ज़रा चेंज आ जाए, तो हमने लिखा था कि हम क्या निकालने जा रहे हैं? एफओएच कॉस्ट यूजिंग एफओएच कॉस्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। इसमें हम लेते होते हैं जी कॉस्ट पूल्स, उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर्स ले लेते हैं, और इन दोनों को यूज़ करते हुए हम निकाल लिया करते हैं जो पहला लिखवाया था ना, वही लिखते हैं ताकि दो दिन में ना ये याद हो जाए। बस ये नहीं होता कि असल में ये होता है ना कि चीज़ें समझ आ गई हैं, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें, जब ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं तो क्या करें? तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस में जो फॉर्मेट एक होता है तो थोड़ा उससे ईज मिल जाता है। ठीक है, तो एफओएच क्या लिखा था? एक्टिविटी बेस्ड रेट, एक्टिविटी वाइज एफओएच, बस जी। उसके बाद वो प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं, कहोगे तो ऊपर मैं वो भी लिख दूंगा, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी। वो तो आपको समझाने के लिए लिखा था, चलो लिख देता हूँ, वो भी लिख देता हूँ, फिर आप यहाँ भी फॉर्मूला कहोगे। चलिए शुरू करें। सबसे पहला कॉस्ट पूल क्या है जी? सेटअप कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट है हमारे पास। ठीक है जी, क्या ज़रूरत है वैसे? ऐसे लिख लो, ऐसे नहीं समझे? अगली लाइन में आ जाए, अगली 3 लाइन में नाम लिख लो, थोड़ा अवॉइड कर लो जितना हो सके। ठीक है जी। अब इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है जी? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। नहीं पूरा आ रहा है एक लाइन में,
कोई बात नहीं, ये लो नंबर ऑफ प्रोडक्शन 2 में लिखो, 3 में लिखो जी, समझ आती है। उसके बाद जी एक्टिविटी वाइज FOH रेट निकालना है। तो हमारे पास कॉस्ट पूल आ गया और टोटल अमाउंट उसकी और क्वांटिटी टोटल आ गई कॉस्ट ड्राइवर की। तो डिवाइड करके हम कॉस्ट यानी OAR इस एक्टिविटी का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है जी, टोटल प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट कितनी है, 1,40,000 और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स टोटल उठाने, टोटल क्वांटिटी 28। शुरू है फार्मूला यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे लिखे हैं फार्मूला, मेरे ख्याल में अंग्रेजी में लिखने की जरूरत तो नहीं है। चल ठीक है, 1,40,000 ₹140,000 डिवाइडेड बाय 28। क्या लिखा है वहाँ पे लफ्ज, प्रोडक्शन रन्स, तो 28 सेटअप्स या रन्स, प्रोडक्शन रन्स कर लें। आंसर कितना आ गया, ₹5,000 पर प्रोडक्शन रन, पर प्रोडक्शन रन। कर लो यहाँ थोड़ा सा, मैंने प्रोडक्शन यूज कर लिया तो कर लो, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत जी, नहीं तो आगे लिख लो ऐसे अगली लाइन में, ये कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है जी। अब मेरे ख्याल में पहले ये निकालना नहीं सारे, क्या ख्याल है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्या है जी, इंस्पेक्शन कॉस्ट है, टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट है और ऊपर क्या गिवन है, यानी ये पहला सवाल था जो सचमुच में पहला ही था, यानी कि बिल्कुल बेसिक सवाल आपको चलाने के लिए था, ठीक है। और नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस ड्यूरिंग प्रोडक्शन कितनी है जी, 5 + 3 8, तो 80,000 डिवाइड बाय 8 क्या है जी टोटल, टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस बस ड्यूरिंग प्रोडक्शन ही होती हो रही, ₹80,000 डिवाइड बाय 8 क्या, 8 इंस्पेक्शंस बोले ना, 8 पेपर में, चलो 80,000 बटा 8 भी लिख दोगे तो चलेगा, फिलहाल तो लिखो ना जरा, 8 इंस्पेक्शन, आंसर आता है 10,000 पर इंस्पेक्शन। समझ आ रही है, हर एक्टिविटी का अपना रेट निकल रहा है। अब जो प्रोडक्ट जिस एक्टिविटी को जितना ज़्यादा यूज़ करेगी वो प्रोडक्ट उस एक्टिविटी के कॉस्ट का ज़्यादा हिस्सा लेगी, और ये सारी कॉस्ट जो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं ये सारी वही कॉमन कॉस्ट हैं जिनको हमने एलोकेट करना होता है प्रोडक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट अदर ओवरहेड कॉस्ट कितनी है, 96,000। चलो अदर ओवरहेड कॉस्ट, इसमें सवाल ने खुद ही बता दिया, लेबर आवर्स को बेस बना लें, 96,000 टोटल, हाँ टोटल ड्राइवर की टोटल क्वांटिटी लेनी है, यही समझाया, ठीक है। 48,000 लेबर आवर, ₹2 पर लेबर आवर, ठीक है। और तो कोई नहीं, चलो अब देखते हैं कि कितनी कॉस्ट चार्ज कर दें। सबसे पहले कॉस्ट पड़ी है सेटअप कॉस्ट, तो यहाँ पर आए हमने देखा ये सेटअप्स अब आपको निकालने पड़ सकते हैं, इस सवाल में निकाल के दिए थे, लेकिन एग्जाम्पल में आपको क्या समझा भेजा था कि सेटअप्स निकालने पड़ सकते हैं, सवाल किसी भी तरह से वो डाटा दे दे, अंग्रेजी को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। सेटअप्स निकालना पड़ सकते हैं, यहाँ पे निकले हुए थे, पहला सवाल था ना ज़िंदगी का आपका। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन या सेटअप्स रिक्वायर्ड कितने जी, 13 और 15। अब अगर मैंने सेटअप कॉस्ट निकाल, यानी कि पर सेटअप या पर प्रोडक्शन रन मैंने एक कॉस्ट निकाल के रख ली है, तो अब तो सुकून है। यहाँ पर 13 प्रोडक्शन रन या 13 सेटअप्स हुए हैं, तो फिर आप मल्टीप्लाई कर दें उसको 13 से, तो बस यहीं से डायरेक्ट ही कर लेना, ठीक है। 5,000 इंटू 13 60 और 5,000 इंटू 15 75। जी सही है। यहाँ पे सेटअप लिखे, प्रोडक्शन रन लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये अल्टरनेटिवली यूज होते हैं, आप कहोगे असल में इलस्ट्रेशन है ना खुद बनाई हुई, नीचे प्रोडक्शन रन लिखा हुआ, ऊपर सेटअप, मतलब कोई बात नहीं, कोई एक ही बात है, बात एक है ना इसमें, ठीक है। 28
सेटअप्स टोटल लगे, ठीक है, तो पर सेटअप कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट 1000 रुपये पर इंस्पेक्शन कॉस्ट है, 10,000 रुपये पर इंस्पेक्शन कॉस्ट है और इंस्पेक्शंस गिवन है, सी पर 5 लगी और डी पर 3 इंस्पेक्शंस, तो 10,000 इंटू 5 50,000 और सीएमए में मुश्किल कोई नहीं है, सीएमए में बस रेगुलर आना और काम करना मुश्किल है। ये कुर्बानी थी जो आपने दे ली है, माशाल्लाह क्लास पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे जी। नेक्स्ट क्या है, अदर ओवरहेड्स हैं, उनकी बेस है लेबर आर और ₹2 पर लेबर आर निकला हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़नी थी, ठीक है, हमें टोटल 48 तो गिवन है, लेकिन तो छोटी सी वर्किंग और करनी पड़ेगी, छोटी सी, ठीक है। हम सी के 8,000, वैसे तो डायरेक्ट पता लग ही रहे हैं, पर्चे के लिए आप यहाँ छोटी सी वर्किंग साइड पे कर सकते हैं, ठीक है। लेबर आवर्स ए के कैसे निकले, 8 इंटू 1,000 और फिर 10 इंटू 4,000, ये छोटी सी कर देना वर्किंग है, लेकिन इतना सिंपल है, मैं डायरेक्ट ही चल रहा हूँ, बल्कि कर ही देता हूँ। तो वर्किंग नंबर 1 लेबर आवर्स कैलकुलेट करने लगे जी, तो 1,000 यूनिट्स हैं इंटू 8 लेबर आवर्स पर यूनिट, ऐसे ही है, कितना आ गया, ये 8,000 किसके हैं जी, सी के। इसी तरह से डी के लिए भी यहीं पे कर लेते हैं, 4,000 यूनिट्स बनाए और हर यूनिट पर 8 घंटे लगते हैं, सही है ना, 40,000, ठीक है जी, ऐसे ही है निकला हुआ, सिंपल, ठीक है। अब वर्किंग का रेफरेंस दे लेंगे यहाँ पे, वर्किंग का रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं आप, ठीक है ना, जब ये निकालें तो जी। अब 8,000 इंटू 2 और 40,000 इंटू 2 80,000, 180 130 1,000 और 180। उसके बाद क्योंकि उसने पर यूनिट मांगा हुआ है, डिवाइड बाय 1,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 4,000 यूनिट्स, 130 रुपीज 131 पर यूनिट पर यूनिट, ठीक है जी। ये टोटल लिख लें, टोटल एफओएच कॉस्ट है, टोटल एफओएच कॉस्ट, ये एफओएच एक्सपेंस डिवाइड किया इसको प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, तो पर यूनिट, हाँ एक्टिविटी वाइज तो नज़र आ रहा है ना ऊपर, करके लाए हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया जनाब पर यूनिट एफओएच कॉस्ट, ठीक है जी। अब जब हम मिसाल के तौर पे वो ये तो एफओएच कॉस्ट मांगी थी पर यूनिट, अगर ये कॉस्ट पर यूनिट मांग ले तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेट्स से हम कहते हैं कि जी डायरेक्ट मटेरियल ए के ऊपर लगता है जी 100 रुपये का और बी के ऊपर लगता है 150 का, डायरेक्ट लेबर जो है 50 रुपये एक के ऊपर और 150 रुपये 160 रुपये इस पर, ऐसे ही। अब एफओएच जो है वो यहाँ से निकल आया पर यूनिट 130, समझ आ रही बात, यहाँ से टोटल कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन ये अभी नहीं करवाया उसने, तो वैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जी, किया था ये सवाल।
अच्छा, आई कैप के ना क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अगर आप ओरिजिनल सवाल देखें तो यहाँ 80 और यहाँ 50 है, लेकिन वो सोल्यूशन को जब फिर मैंने देखा था लास्ट टाइम तो सोल्यूशन इस हिसाब से था। अब यहाँ सोल्यूशन को बदलते तो एक चीज़ तो बदलनी थी ना, मैंने कहा सोल्यूशन बदलना ज़रा औखा है, मैंने फिर सवाल को ही सही कर लिया था। तो बहरहाल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए है, आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लें, डाटा गिवन है, ठीक है, सही है ना। तो ये क्वेश्चन फिर मैंने मतलब कोई बच्चा अगर देखे आई कैप का सवाल तो ये चेंज देखे तो परेशान ना हो, ठीक है। सोल्यूशन इस हिसाब से ही होगा। किसी ने देखा हो और सोल्यूशन फिर क्या लगा सही है आपको कि ये सही है या वो सही है सवाल? गौर ही नहीं किया इतना, ठीक है, चले, गौर करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके लिए गौर कर लिया था मैंने, ठीक है। अच्छा जी, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है, कहता है मुस्तजाब लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट्स A, B, C एंड D। आउटपुट एंड कॉस्ट डाटा फॉर द पीरियड जस्ट एंडेड आर एज फॉलोज। A, B, C, D प्रोडक्ट्स हैं, आउटपुट के यूनिट्स गिवन है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स गिवन है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, मशीन आवर्स पर यूनिट, अदर ओवरहेड्स। अच्छा, यहाँ से कहानी हमारी शुरू होती है जी। क्या रिक्वायरमेंट क्या है? सही कह रहे हैं, पहले पढ़ानी थी ना, उसको ख्याल आया, तुम लोगों को किसी को नहीं आया। कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट यानी मटेरियल भी और लेबर भी शामिल करके ओवरहेड भी शामिल करना है, लेकिन वो कह रहा है यूनिट कॉस्ट निकालो फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग। अब वो बच्चे जिसकी बेस स्ट्रांग नहीं ना होती, वो समझते हैं सिर्फ ABC का टॉपिक है, वो यहाँ पे भी 1-2 नंबर आता भी होगा, 1-2 नंबर यहाँ पे भी लूज कर जाएंगे। जैसे एक्टिविटी बेस वाला काम तो कर देंगे, ठीक है। आमिर भाई मैसेज आ गया, ज़रा वो मिटवा दो दे, मैंने कहा बोर्ड का ही नहीं। अच्छा बेचारा नहीं मोबाइल खोला हुआ था यार, ऐसे ही आप लोग क्यों हंस रहे थे। आमिर भाई मेरी बहुत पुरानी पार्टनरशिप है, इसलिए मैं इनको छेड़ सकता हूँ। आप लोगों के साथ बहुत नई पार्टनरशिप, इसलिए आप लोगों को तो छोड़ ही नहीं ना सकता जी। अच्छा जी, बच्चे, मैं कह रहा था कि बच्चे ABC कॉस्टिंग से वो ओवरहेड निकाल कर वहाँ छोड़ दें। अब उसने क्या पूछा हुआ है? उसने क्या FOH कॉस्ट पर यूनिट पूछा हुआ है, यूनिट FOH कॉस्ट नहीं, यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH, प्रोडक्शन वाले भी, नॉन प्रोडक्शन वाले भी आते, लेकिन वो तो सवाल के अंदर गिवन नहीं है, ठीक है। अब आपने ABC कॉस्टिंग यूज़ करते हुए FOH कॉस्ट पर यूनिट ABCD निकाल लेनी थी, और उसके बाद उसके अंदर मटेरियल और लेबर को ऐड कर देना पर यूनिट, लेकिन यूनिट कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं जी। ऊपर डाटा तो हमने देख लिया कि क्या कुछ गिवन है। शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट है। अच्छा, सेटअप कॉस्ट तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स के साथ चल जाएगा, ठीक है जी। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स या सेटअप्स एक ही बात होती है, मैंने नोट्स में लिख के दिया था आपको, है ना। अच्छा जी, एक्सपेडाइटिंग एंड स्केजुलिंग कॉस्ट, पता नहीं, अभी देखते हैं। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, क्या मतलब, क्या बात कर रहे हैं आप, जरा जाके देखें। नहीं, थोड़ा सा चेक करने दो ना जी। कौन सा सवाल, यही है? ये नहीं है यार, कि यही है? ये राजपूत कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, देखें जी। अच्छा, यहीं से आपने नकलें की, मशीन आवर्स, हमने कहा शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट, ये हम देखा नहीं था, प्रोडक्शन रन, प्रोडक्शन रन, प्रोडक्शन रन। अब ये बात तो यहाँ पे लिख दी उसने, आपने नकल भी कर ली, हम तो थोड़ा सा चेक करें। पक्की बात है, देख लो, चलो फिर भी इसको ज़रा देखो एक दफ़ा आके, यहाँ से यहाँ से देखा था तो देखा तो था ना, मैं भी कहूँ। अच्छा जी, हाँ जी, पहला दिन था, ठीक है, कोई मसला नहीं। मशीन सेटअप कॉस्ट हो, प्रोडक्शन सेटअप हो, हम किसको बेस बनाते हैं? प्रोडक्शन रन्स को, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग और मैनेजमेंट हो तो, अगर रिक्वेजिशन गिवन हो तो वो भी हो सकती है, ठीक है ना, दोनों से जो गिवन हो। कस्टमर ऑर्डर हैंडलिंग या ऑर्डर प्रोसेसिंग हो तो ये नहीं आता। डिलीवरी यहाँ पे नहीं है भाई वो, ठीक है। डिलीवरी एंड डिस्पैचिंग कॉस्ट नहीं था ये हमारा। मशीन ऑपरेशनल कॉस्ट, मशीन रिलेटेड कॉस्ट गिवन थी ना, इस पे तो मशीन आवर्स लग जाते हैं। प्रोडक्ट स्केजुलिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन की स्केजुलिंग कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन कब करनी है, कितने यूनिट्स बनाने हैं, कब क्या करें, स्केड्यूल बनाने पे जो खर्चे आ रहे हैं, हो सकता है खर्चे आते हैं उस पर, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो जितनी दफ़ा प्रोडक्शन रन करेंगे उतनी स्केड्यूल करेंगे उतनी दफ़ा रन कर,
स्केड्यूल कर रहे हैं, ठीक है, रूटीन बना रहे हैं, तरतीब बना रहे हैं, सारे खर्चे उससे रिलेट करते हैं। प्रोडक्शन रन ये भी आ गया, तो यहाँ से आपने एक उठाया, ये दूसरा उठाया, यहाँ से तीसरा उठाया। मटेरियल प्रोक्योरमेंट का प्रोडक्शन रन के साथ नहीं, वो मटेरियल रिक्विजिशंस के साथ होता है। ऐसे ही है, अगर मटेरियल रिक्विजिशंस ना मिलें तो फिर देख रहे हैं क्या क्या करेंगे। पैकिंग कॉस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल, रिपेयर मेंटेनेंस, हाँ बस यही 3 थे। कौन सा था? अब वो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है, चुप है, तो नंबर ऑफ आवर्स ही होंगे ना। वेरिएबल कॉस्ट तो मशीन के हिसाब से होगी, मशीन की वेरिएबल कॉस्ट ही होनी है। एक्टिविटी जो है वो बेहतर आवर्स वाली होती है, अगर वो ना गिवन हो तो आखिरी दर्जे में यूनिट्स पे जाते हैं हम, क्योंकि यूनिट्स मतलब मैंने आपको बताया भी था कि मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट ए के 5 यूनिट्स बनाए हमने, प्रोडक्ट बी के हमने 3 यूनिट्स बनाए, लेकिन प्रोडक्ट ए के 5 यूनिट्स बनाने के लिए हमने 10 घंटे लगाए, यानी 10 घंटे एक यूनिट पर लगे, तो टोटल कितने बन गए? 50। और इसका एक यूनिट बनने के ऊपर 18 घंटे लग गए, तो बताओ अब बात समझ आई? ठीक है ना। तो इसलिए बेहतर क्या है, आर्स को देख लें, ठीक है। आर्स ज़्यादा बेहतर मशीन के चलने का बताते हैं। मशीन की लेबर आर्स वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सवाल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ऐसी रूल ना बनाओ। हाँ जी, सवाल हमारा किधर गया? अच्छा, इस पे सवाल था जी। तो चले ठीक है जी, माना आपने कर लिया। फिर एक्सपेडाइटिंग एंड स्केजुलिंग। एक्सपेडाइटिंग एंड स्केजुलिंग से हमें लगा कि अच्छा स्केजुअल तो हम प्रोडक्शन रन्स को ही करते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट में मुझे थोड़ा सा शक है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट की हमने क्या यहाँ पर बेस ली हुई थी? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट नहीं लिखा हुआ मैंने, ये रिक्विजिशन। मेरा दिल बार बार इस पे जाता है, रिक्विजिशन ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट में ना रिक्विजिशन किसे कहते हैं? जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत पड़ता है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है वो स्टोर वाले को अपनी रिक्वायरमेंट लिख कर भेजता है। ये वो रिक्विजिशन शुरू में ना बताई नहीं थी, वो जब बेसिस पढ़ा था तो मैंने मटेरियल रिक्विजिशन पे कहा था बताऊंगा, वो बताया हुआ बस रह ही गया, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे हमारी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री भी लगाई थी हमने अच्छी वाली, ठीक है, इसमें एक डिपार्टमेंट ए है, फिर डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट सी है, यहाँ पे पड़ा हुआ है स्टोर, ये स्टोर वाले हैं। अब मटेरियल ये डिपार्टमेंट ए ने मिसाल के तौर पे या प्रोडक्ट ए के लिए जो प्रोडक्शन हो रही है, उन्होंने, मैं फिलहाल डिपार्टमेंट के हिसाब से समझा देता हूँ, ठीक है ना, उन्होंने 10 बार मटेरियल मंगवाया स्टोर से, ठीक है, और डिपार्टमेंट सी ने और जो रिक्विजिशन भेजी हैं वो लेट से 5 बार भेजी, और रिक्वायरमेंट जो बी की आई हैं इस पूरे पीरियड में वो 15 आई हैं। अब जितनी रिक्विजिशन ज़्यादा हैं, स्टोर के खर्चे उतने ज़्यादा उसको एलोकेट होने चाहिए। ये होती है मटेरियल रिक्विजिशन। रिक्विजिशन का मतलब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत पड़ता है मटेरियल, वो अपनी रिक्वायरमेंट लिख कर भेजते हैं, ठीक है, मटेरियल रिक्विजिशन। ओके, तो चलें, ये रिक्विजिशंस अगर होती तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए मुझे ज़्यादा पसंद था। असल में मुझे ये लग रहा है कि मुझे यहाँ पर ना इसको यूँ लिखना चाहिए था, रिक्विजिशन पहले लिखनी चाहिए थी और ये बाद में, लेकिन चलें बहरहाल इसमें ऐसा मसला है नहीं, कोई एक बेस गिवन होगी आप उसको ले लिया करेंगे, ठीक है। रिक्विजिशन होती तो मैं उसी तरफ जाता, बहरहाल चलें ठीक है जी। ओके जी, तो सवाल में फिर कोई जान तो नहीं मेरे ख्याल से, शुरू कर लेते हैं फिर जी। हो गया, हो गया। मशीन आवर्स पर यूनिट 10 हैं, 10 इंटू 10 प्लस 30 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 100 प्लस 30 इंटू 100 कितने बनते हैं? कैलकुलेटर करो ना, 40 ये बनता है। ये सही नहीं है, यही नहीं थे, चेक कर ले, यही नहीं थे, यहाँ पर तो लिखे ही नहीं हुए, ऊपर लिखे हुए कहाँ? ये हाँ सही तो है। तो फिर वो गाइड करता हमें, या फिर हम देखते कि कहाँ पे इंटेंसिव ज़्यादा क्या चीज़ है, ठीक है। सवाल का डाटा जब बदलता है ना अगर के साथ, तो फिर बहुत से मगर चीज़ें बदल रही होती हैं। अगर के ना मगर बहुत कुछ होता है, तो आइसोलेशन में हम एक चीज़ नहीं बदल सकते,
जब एक चीज़ बदलेगी तो उसको साथ में दूसरी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, काम करवाना अगर आपने उसने आपसे तो। ठीक है जी बच्चों, क्विकली कर ले, फिर क्विकली करते हैं। पार्ट 2 शुरू करना है यार, कोई अच्छा सवाल भी करना है हमने। चलें आप पार्ट 2 शुरू।